हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके सामने लेक्चर लेकर रेडी है हाइपरटेंशन। आज हम लोग दोनों लेक्चर खत्म कर देंगे एक ही साथ, हाइपरटेंशन और एंटी हाइपरलिपिडेमिया। तो ये दो ही चैप्टर बचे हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम होता है ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमें समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। कभी कभी आपको यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल कंडीशन में भी हम लोग को लगता है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, और हम लोग ना कि डॉक्टर से पूछ के, बिना किसी से पूछे हम लोग चले जाते अपने फ्रेंड से पूछने कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो आपको सजेस्ट कर देगा कोई भी ऐसा मेडिकेशन जो उसने यूज़ किया था फॉर हिम, और वो खुद के लिए भी ले रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ में जस्ट अभी ऐसा कुछ केस हुआ है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया और उसने मेरे को बोला कि भाई मुझे कॉनकर दो, दैट इज बिसोप्रोलोल। तो मैंने बोला क्यों चाहिए, आप ये पहले से ले रहे? तो बोलते हैं नहीं, मैं ले तो नहीं रहा, पर मेरे फ्रेंड ने बोला कि मेरे को ये दर्द हो रहा है, तो मुझे भी ऐसा दर्द होता था, सो इन दैट केस आप मुझे कॉनकर दे दीजिए। तो मैंने उसे समझाया कि ब्लड प्रेशर की ये एक ऐसी दवा है जो आपके ब्लड प्रेशर पे काम करता है। ब्लड प्रेशर मतलब आपका डायरेक्टली ये प्रोडक्ट जो है आपके हार्ट पे काम करेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रेशर, जो ब्लड का जो प्रेशर है, कितनी स्पीड में बढ़ेगा या कितनी स्पीड में घटेगा। ठीक है, तो आप एज अ फार्मासिस्ट आपको ये कंसल्ट करना, ये बताना ज़रूरी है कि हम ये मेडिसिन क्यों लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो आए और आपने दे दिए और वो चले गए। एक कन्वर्सेशन जब आप रखेंगे आपके पेशेंट के साथ में, तभी ही वो समझ में आएगा कि आप उनके बारे में कितने कंसर्न हो। फाइन, तो ये तो रही बात अलग, जस्ट सेपरेटली। अगर हम लोग लेक्चर्स के हिसाब से देखा जाए, या हमारे जो लेक्चर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें अगर हम लोग देखा जाए, तो हम लोग इसको अलग अलग तरीके से हम लोग मेडिकेशंस को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसका अल्फ़ा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग इस को डीप में नहीं पढ़ेंगे, जो हमने नहीं पढ़ा हम लोग सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि एंटी हाइपरटेंशन में क्या क्या मेडिकेशन लगते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर हो गया, अल्फा बीटा ब्लॉकर हो गया, फिर आगे आपका ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हो गया आपका, उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया आपका, उसके बाद में हो गया आपका एस इनिबिटर्स, फिर ARBs यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके बाद में हो गया आपका डायूरेटिक्स, वैसोडाइलेटर्स। ठीक है, तो इस सब तरह के मेडिकेशन से आपको लगेंगे आपको ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। अब आपको ये पहले पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है या किस वजह से क्या हो रहा है, तो हम लोग कौन सा मेडिकेशन सजेस्ट करें उसे। फाइन, तो अगर हम लोग डायूरेटिक्स का बात करें, तो डायूरेटिक्स एक ऐसा मेडिकेशन है जो हम लोग वेरी इनिशियल स्टेज में देते हैं। यानी कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर डेवलप हो रहा है, या फिर डॉक्टर ने अगर उसे चेक किया और पता चला कि ये एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेशर पे है, ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पे, तो वो स्टार्ट करेंगे ओनली विद द डायूरेटिक्स। सो डायूरेटिक्स लाइक आपका लूप डायूरेटिक हो गया, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड हो गया, आपका स्पाइरोलैक्टोन हो गया। तो इसमें से कोई भी एक मेडिकेशन वो उनको देंगे ताकि वो उनका ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मलाइज कर सके। इसके लिए बोलते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे चेकअप करते रहिए। अगर आप बराबर रेगुलर बेसिस पे अगर चेकअप करते रहे, तो हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे ही इसको रोक सकते हैं। ओके, ट्रीट बाकी सब मेडिकेशन जो होता है वो हमें जस्ट प्रिवेंट करने के, मतलब हमारा प्रेशर बढ़े नहीं। बट अगर हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे ही अगर हम लोग उसको ये कर दिए, चेकअप कर लिया और हमको पता चल गया, तो इस केस में क्या होता है कि आप उसको अपना एक्सरसाइज करके, डाइट प्रॉपरली करके, हमारा जो ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली चेंज करके, हम फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करके, तो जब हम लोग ये सब चीज़ इंक्लूड करेंगे हमारे डेली रूटीन में, तो हम लोग इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस हम लोग कोई हेल्दी सप्लीमेंट्स लेंगे, जैसे कि ओमेगा 3 अगर हो गया, या फिर जो भी सप्लीमेंट जो हाइपरटेंशन के रिलेटेड काम आता है। ठीक है, अगर हम लोग वो सब लेना स्टार्ट कर दिए तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक बार मेडिसिन लिए या अगर हम लोग चेकअप कराने गए तो 100% कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और उस केस में हम लोगों को मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगे जो हमें खाना नहीं है। फाइन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सेकंड ये है कि अगर किसी को भी शुगर हो जाता है या अपना हाइपरटेंशन का मेडिसिन हो जाता है, मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग उसको खाते हैं और अपने हिसाब से छोड़ देते हैं, ये सोच के कि भाई मैं तो एकदम ठीक हो गया, मुझे सब कुछ सही लग रहा है तो मैं अपना छोड़ दूंगा। ये नहीं कि जाके कंसल्ट किया जाए डॉक्टर से और फिर उसको छोड़ा जाए या कम किया जाए, या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेशर नहीं है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका डोज कम कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने ये अक्सर देखा है हमारे मतलब इंडिया में कि अक्सर पेशेंट जो खुद से ही मेडिसिन लेना स्टॉप कर देते हैं, ऐसा है।
ठीक है। तो ये चीज़ के लिए भी आपको कंसल्ट करना हो पेशेंट्स को। ओके, सो एक वन बाय वन हम लोग अपने मेडिसिन पे आते हैं कि हम लोग क्या क्या देंगे। ओके, तो डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने बात किया कि डायरेटिक्स हम एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे देते हैं, तो हम लोग डायरेटिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मेडिकेशन आएगा आपका डायरेटिक्स। उसमें आएगा आपका थायाजाइड्स, लूप डायरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, सो थायजाइड में आएगा आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये आपने अक्सर देखा होगा हर एक ब्लड प्रेशर के मेडिसिन में ये कॉन्जुगेटेड होता है, एससीटी करके लिखा होगा। कोई भी मेडिकेशन के साथ में लिखा होगा एससीटी, फॉर एग्जांपल ऑल्मीटेक लिखा तो ऑल्मीटेक एचसीटी, या फिर जो भी ब्रांड्स अवेलेबल तो उसमें एचसीटी के साथ में लिखा होगा। एचसीटी अगर रहा उसमें, दैट मीन्स उसमें डायरेटिक एडेड है। ओके, लूप डायरेटिक की अगर बात किया जाए तो इसमें आएगा आपका फ्यूरोसिमाइड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका लैसिक्स। एग्जांपल नहीं, ये ब्रांड नेम है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग ब्रांड। क्या करता है लैसिक्स एक्चुअली, ये अगर इडिमा यानी कि बॉडी में अगर आपका बॉडी सूजा हुआ है, तो जब हम लोग ये इसका इंटेक करते हैं तो क्या हो जाता है, आपके बॉडी में से वाटर, जो लॉक्ड वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इडिमा कम हो जाता है आपके बॉडी में और ऑटोमेटिकली आपके प्रेशर को वो नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, और पोटेशियम स्पेरिंग की अगर बात किया जाए तो ये होगा आपका स्पायरोनो लैक्टोन, जिसका एग्जांपल है, जिसका बेस्ट ब्रांड है आपके पास एल्टेक्टोन। ओके, तो ये सब इसके एग्जांपल्स है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेटिक्स जब भी आप लेते हैं तो आप अपना वाटर का इंटेक बढ़ा के रखिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जब भी डायरेटिक्स लेते हैं तो इसे शाम के टाइम पे ना लें। पेशेंट को ये बताएं कि आप इवनिंग टाइम या गोइंग टू बेड टाइम पे आपको ये लेना नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि आप फ्रीक्वेंटली यूरिन करेंगे, ठीक है, ये लेने के बाद में। तो इसीलिए इसका डोज मोस्टली आप जब भी प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो इसका मॉर्निंग या तो आफ्टरनून होगा, इवनिंग कभी भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और ये चीज़ आप देखिए उसकी प्रिस्क्रिप्शन में कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ओके, फिर हम लोग आते हैं आगे रेनिन एंजियोटेंसिन के तरफ। तो जो सेकेंड क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। ठीक है, ये आपका सबसे फेवरेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेडिकेशन जो डॉक्टर देते हैं वो इसी क्लास में से देते हैं। ठीक है, तो पहला आएगा आपका इसमें ACE1 इनहिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। उसके बाद में होगा आपका ARB, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, रिसेप्टर 2 ब्लॉकर। ओके, और थर्ड आएगा आपका डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज एलिस्कायरन। ओके, अब ACE1 की बात कर लेते हैं। सो ACE1 इनहिबिटर में आएंगे आपके प्रिल, यानी कि एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। सो सभी तरह के प्रिल्स के एग्जाम्पल होंगे आपके ACE1 में। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये हाइपर कैलेमिया कॉज करता है, हाइपर कैलेमिया। सेकेंड, ये कॉज करता है आपका रिवर्सिबल लॉस ऑफ टेस्ट। ऑल्सो ये कॉज करेगा आपका ड्राई कफ। तो ARB में आ जाएंगे आपके सभी तरह के साटन, यानी कि आपका लोसाटन, अर्बिसाटन, ओल्मिसाटन, टेल्मिसाटन। ठीक है, सो जब भी ये प्रॉब्लम कॉज करेगा, यानी कि ACE1 इनहिबिटर जब भी कॉज करेगा, तब डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, ये सब जब साइड इफेक्ट आएगा उसमें, तब डॉक्टर स्टार्ट करेंगे आपके लिए ARBs। तो इन दोनों को जब यहां से डॉक्टर जब यहां पे जंप कराएंगे तो उनके बीच में एटलीस्ट 36 आवर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है,
36 आवर्स का गैप होना चाहिए ACE1 और ARB चालू करने के बीच में। ओके, दीज आर द सेफ मेडिकेशंस, ये हम लोग इजीली यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, और थर्ड वाला तो हम लोग ने आपको पहले दिखा दिया, ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो है वो है एलिस्कायरन आपका। अंडरस्टूड। अभी ये जो आता है आपका FDA C कैटेगरी में आता है, ये FDA कैटेगरी C, यानी कि हम लोग इसको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ओके, तो क्लासिफिकेशन के हम लोग थर्ड सेक्शन पे देख लेते हैं। जो आपका थर्ड आएगा आपका सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जस्ट ये हम लोग इसका रफ आइडिया ले रहे हैं। तो पहला आएगा आपका अल्फा ब्लॉकर, या फिर हम लोग also बोल सकते हैं अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसका एग्जांपल है आपका सभी तरह के जोसिन्स, प्राजोसिन इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अल्फा जोसिन। सेकंड आएगा आपका बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें आएंगे हर तरह के आपके लॉल, यानी कि मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल और जो भी आएंगे। ठीक है, थर्ड आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दिस विल बी योर मिक्स्ड। ठीक है, ये आएगा आपका कार्विडेलॉल एंड लेबिटालॉल। ठीक है, सो ये वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशन बोला जा सकता है इन केस ऑफ योर प्रेगनेंसी। ठीक है, फोर्थ आएगा आपका सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, जिसमें एग्जांपल आएंगे आपके मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन। सो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ये सेकंड प्रायोरिटी होगा लेबेटालॉल, एंड थर्ड विल बी योर क्लोनिडीन। ओके, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एपिलेप्सी की पेशेंट है, ठीक है, एपिलेप्सी है प्लस उससे अगर हाइपरटेंशन का अटैक आया है, हाइपरटेंशन या फिर चक्कर आया है, तो या फिर हम लोग उसको बोलेंगे एक्लैम्सिया अगर हुआ, एक्लैम्सिया, तो वहां पे हम लोग आपको क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फोर्थ सेक्शन है हमारा वाइसोडाइलेटर। वाइसोडाइलेटर, इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रालाजिन, मिनॉक्सिडिल। ठीक है, तो हाइड्रालाजिन जो है ये आपके बीपी में काम आएगा, बट ये कॉज क्या करेगा आपको, इसका साइड इफेक्ट होगा टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर ये टैकीकार्डिया कॉज किया तो हम लोग को उसको प्रिवेंट करना होगा बीटा ब्लॉकर्स के साथ। बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कैन बी ट्रीटेड विथ बीटा ब्लॉकर्स। ओके, एक और मैंने आपको कल बताया था हाइड्रोलिजिन के बारे में कि हाइड्रोलिजिन क्या कॉज करेगा आपका, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, जिसके साथ में और भी दो मेडिकेशन है, जिसको अगर हम लोग पढ़ा जाए हिप, तो ये आएगा आपका हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड एंड प्रोकेनामाइड। फाइन। मिनॉक्सिडिल, ये आप सबको पता ही है इसका यूज, दिस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग हेयर, ग्रोइंग हेयर। ठीक है, और फिफ्थ कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज योर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका एग्जांपल है आपका वेरापामिल, डेल्टियाजिम, देन एम्लोडिपिन, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव डन विथ आवर हाइपरटेंसिव चैप्टर। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर, दैट इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स।
ठीक है, ये चैप्टर कुछ ज़्यादा वास्ट नहीं है और ना ही इतना इम्पोर्टेंट है, बट जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके, इसमें पता है हम लोगों को कि इसमें एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है एंड एचडीएल होता है। ठीक है, सो ये दोनों जो है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है और ये जो है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, और एक आता है आपका टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स। तो सबके बारे में देख लेते हैं। तो ये सेटलमेंट कैसा होता है या ट्रैवलिंग जिसको पूछते हैं, ये क्वेश्चन मुझको आया था कि हम क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एलडीएल जो है वो कैसा फ्लोट करता है या फिर कहाँ पे डिपॉजिट होता है या तो फिर कैसा ट्रैवल करता है। ये मेरे को क्वेश्चन आया था कि हाउ डज एलडीएल ट्रैवल। ठीक है, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इधर उधर, तो मुझे पता चला कि एलडीएल या आपका वीएलडीएल ये ट्रैवल करता है आपके लीवर से ब्लड वेसल्स की तरफ। ठीक है, और आपका ये एचडीएल ये ट्रैवल करता है आपके ब्लड वेसल से लीवर की तरफ। ठीक है, whereas this triglyceride this keeps on floating in blood। ठीक है, ये ब्लड में फ्लोट करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। इसके ये सबसे बड़ा रीजन है, ट्राइग्लिसराइड सबसे बड़ा रीजन है टू कॉज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, ये होने की वजह से ही हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन या फिर इनटेक करने में प्रॉब्लम हो जा रहा है हमें, या फिर रेस्टिंग में भी हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है। तो हम लोगों को जब भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या ट्राइग्लिसराइड्स है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए रेगुलर चेकअप करते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके वैल्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 160 to 200 mg/dl इज डिजायरेबल। 200 से अगर 240 तक रहा सो इट इज मॉडरेट, बट अगर ये 240 क्रॉस कर गया है, बट इज मोर देन 240, दैट मीन्स ये हो गया आपका हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, तो ये रेटिंग है सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग एलडीएल देखें, ठीक है, अगर ये देखें अगर हम लोग, तो इसका रेंज होगा आपका 140 इज डिजायरेबल, 140 से 160 इज मॉडरेट, बट अगर 160 क्रॉस कर गया, ठीक है, अगर मोर देन 160 है, दैट मीन्स इट इज हाइपर एलडीएल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हाइपर स्टेज में चले जाएगा वो। ओके, तो ये सिर्फ एलडीएल की रीडिंग है और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग है। अंडरस्टूड। इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ये 4 क्लास में डिवाइडेड है, बट हमें क्लासिफिकेशंस का जो वो टाइटल से वो पढ़ के मतलब नहीं है। इसमें जो हमें जो पढ़ के मतलब है वो ये है कि HMG को ए रिडक्टिस, ये भी एक तरह का उसका क्लासिफिकेशन में एक आता है। ठीक है, इनहिबिटर और स्टैटिन्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, सभी तरह के स्टैटिन यानी कि एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। ठीक है, सो हम लोग जब इनिशियली जब यूज कर रहे थे तो एटोरवास्टैटिन सबसे बेस्ट क्वालिटी में माना जाता था कि हम लोग ये देंगे, वेयरएज रोजुवास्टैटिन इज अ डबल स्ट्रेंथ ऑफ योर एटोरवास्टैटिन, या फिर ये ज्यादा, नॉट डबल स्ट्रेंथ, सॉरी, दिस इज मोर पोटेंट देन दिस, सो ये मोर पोटेंट है ये। ठीक है, वैसे इसके रिलेटेड कुछ पूछता नहीं है, बट जो पूछता है वो ये है कि ये क्या कॉज करता है। तो इसके साइड इफेक्ट जो है ये कॉज करता है आपको मायोपैथी कॉज करता है, यानी कि आपके नर्व्स में या नर्व कंडक्शन में पेन रहेगा। ओके, और अभी कुछ टाइम पहले ये पता किया गया है कि ये शुगर भी कॉज करता है। ठीक है, यानी कि डायबिटीज भी कॉज कर सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, तो जब भी जो भी ये मेडिकेशन ले रहा है तो उसे हमेशा ही चेकअप करते रहना बहुत जरूरी है। फाइन। अब सेकंड जो क्लास आता है वो है इसका फाइब्रेट्स के। एग्जाम्पल में आपके
फेनोफाइब्रेट, देन एजीटीमाइब एंड जेमफाइब्रोजिल। ठीक है, दीज आर ऑल हिपैटोटॉक्सिक। हिपैटोटॉक्सिक इन नेचर। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, मे बी आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसको भी प्रॉब्लम है, जो भी या स्टैटिन्स ले रहा है यानी कोलेस्ट्रॉल का अगर इशू है, अगर हम लोग उसको विटामिन B3 देते हैं, विटामिन B3, या फिर हम लोग इसको नियासिन भी बोलते हैं, नियासिन या नियासिनामाइड, और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप ये मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पेशेंट है या फिर जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, इस तरह के जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर आप उनको विटामिन B3 सजेस्ट करते हैं तो इसमें उनका ये बेनिफिट ये होगा कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। हम लोग वाइटामिन को एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट अगर हम लोग अगर देखेंगे एक एक वाइटामिन के बारे में अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो ये समझ में आएगा हमें कि एक एक वाइटामिन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ने देखा विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर फॉलिक एसिड, उसके बाद फिर विटामिन B3, एक एक वाइटामिन जो है एक एक बीमारी के लिए कितना काम आता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप मल्टीविटामिन लेते रहिए, या मल्टीविटामिन ऑन रेगुलर बेसिस लेना ही चाहिए। भले ही आप हेल्दी पर्सन हो या नहीं रहो, आप सीडेंटरी रहो या नहीं रहो, बट अगर मल्टीविटामिन आप डेली बेसिस पे लेते रहते हैं तो एक तरह से आप कंप्लीट विटामिन ले रहे हैं। जो आपके फूड में इनकम्प्लीट था वो आप इससे कंप्लीट कर रहे हैं। एक बात, विटामिन B3 तो एक विटामिन हो गया, बट एक सप्लीमेंट अगर मैं सजेस्ट करूँ अपनी तरफ से, या आप ऐसा क्रॉस प्रमोशन भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप अपने लिए अपसेलिंग भी कर सकते हैं। ये मेडिसिन के साथ में आप ओमेगा-3 भी दे सकते हैं। ओमेगा-3 दिस इज अ वेरी गुड फैटी एसिड, ये एक तरह का फैटी एसिड है। ओमेगा-3 जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप कोई हार्ट के मेडिकेशंस ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल के मेडिकेशंस ले रहे हैं। ठीक है, एक और बात, ये जो आप एट्रोवास्टैटिन्स या फिर रोज़ोवास्टैटिन या कोई भी तरह का स्टैटिन्स अगर लेंगे तो पेशेंट को आपको ये इन्फॉर्म करना है कि आपको ये जो है शाम के टाइम पे लेना है। ठीक है, क्योंकि HMG को ए रिडक्टेज ये जो है आपका मिडनाइट में एक्टिव होता है। ओके, तो आप अगर स्टैटिन्स अगर शाम के टाइम पे लेते हैं तो ये उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, दैट इज ओनली द रीजन वी आर टेकिंग दिस मेडिकेशंस, राइट। सो आपका काम है सही डोज और सही तरह से बताना कि आप ये कब ले सकते हैं। एट्रोवास्टैटिन का एक मैक्सिमम डोज बता दे रहे हैं, मैक्सिमम डोज 80 mg पर डे, ये मैक्सिमम डोज है डिपेंडिंग ऑन कि क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिया एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आपके अब इंक्वायरी आना स्टार्ट हो गई है, बट स्टिल मैं बाकी लोगों से जो भी इंक्वायरी नहीं कर रहे या जो नहीं पूछ रहे या जिनको कोई डाउट है, मैं उन सब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।